हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की स्टैटिस्टिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर में सेंट्रल लिमिट थ्योरम और उसके एग्जांपल्स कुछ करेंगे जो कि यूनिट 2 के लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रखेंगे कि क्या होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, इसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन इज नथिंग, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग साथ में पढ़ते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के साथ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और आपका स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या होती है, ये सब तमाम चीजें हैं साथ साथ में करते हैं जो कि लोगों को उतनी समझ में नहीं आती। मतलब अगर यूजुअली एकेडमिक लाइफ में अगर हम कहें ग्रेजुएशन के बच्चों को ये चीजें समझ में अच्छे से आती नहीं कि क्या होता है ये। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा ताकि उस चीजों को आप अच्छे से समझ पाओ कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती क्या है। और अगर हम सही बोले तो जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर सेकेंड, उससे थोड़ा इसका रिलेशन है, थोड़ा आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। मतलब वो जहाँ पे खत्म हुआ है वहां से सेंट्रल लिमिट थ्योरम में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितना अगर वो दोनों लेक्चर आप देखो तो वहां से आप समझ सकते हो सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अच्छे से, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हमने वहां पे अप्लाई की थी, उसी प्रॉपर्टीज को हल्का फुल्का यहाँ पे यूज करके सीएलटी को हम लोग प्रूव करेंगे। सीएलटी जो है हमारा बहुत लोगों ने दिया था अलग अलग फॉर्म में, कुछ लोगों ने जनरलाइज फॉर्म दे दिया, फिर कुछ लोगों ने उसके आईआईडी केस को भी बता दिया। तो ये अलग अलग केस हैं सीएलटी के हमारे। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि सीएलटी हमारी क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए तब। तो जो पहला पेज आपका बता रहा है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। क्या कहता है कि अगर x1 x2 xn या फिर xi i फ्रॉम 1 to n बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, जो कि हम लोग पीछे भी क्लास में पढ़े थे कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, सच दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू म्यू आई। इंडिपेंडेंट कहा गया, अगर आइडेंटिकल कहता तो आपको बस यही लिखना होता, म्यू आई नहीं, मतलब सबके लिए जो ऑन एवरेज मीन है सेम है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पे बस कह रहा है कि हर एक रैंडम वेरिएबल का मी अलग है, वेरिएंस अलग है, पर फैमिली सेम है। मतलब सब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से या सब किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं, बट सबका मीन क्या है, अलग अलग है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी, ठीक है ना। या फिर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे भी नहीं लिखा गया, बस ये लिखा गया है कि इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है जिनका मीन ये है, वेरिएंस ये। ऐसा भी हो सकता है कि x1 का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल का हो, x2 का पॉइसन हो, x3 का मान लेते नॉर्मल हो, x4 का गामा हो, ऐसा भी हो सकता है। बस ये सारे सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिनके अलग अलग हमारे मीन है। देन under very general under certain very general condition the random variable sn is equal to x1 x2 xn is asymptotically normal with mean mu and standard deviation sigma, where mu is equal to I from 1 to n and variance जो हमारा हो जाएगा ये I from 1 to n सिग्मा I स्क्वायर, जो इस फॉर्म में रहेगा कब, जब हमारा n वेरी लार्ज हो, ठीक है ना, n क्या हो, लार्ज हो। या फिर बोल सकते हैं कि असिम्प्टोटिकली नॉर्मल लिख दिया गया है ना। असिम्प्टोटिकली नॉर्मल का मतलब है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका मीन ये है और वेरिएंस ये है, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये नॉर्मल को फॉलो करेगा एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, या इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि असिम्प्टोटिकली नॉर्मल होगा। ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ढेर सारे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो उनका सम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल होगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, चलो अच्छा एक बात बताओ कि एक मतलब x1 हमारा पॉइसन से हो गया, x2 हमारा गामा से हो गया, x3 हमारा नॉर्मल से हो गया, x4 हमारा बाइनोमियल से हो गया, x5 हमारा यूनिफॉर्म से हो गया, x6 हमारा हाइपरज्योमेट्रिक से हो गया, x7 हमारा समझ लिया बर्नौली से हो गया, x8 हमारा ज्योमेट्रिक से हो गया, x9 हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, x10 हमारा काई स्क्वायर से हो गया, x11 हमारा f डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, x12 हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे फिर हम बहुत सारे सीक्वेंस बना रहे जिसमें हमारी n की वैल्यू वेरी लार्ज है। मतलब ऐसे करते करते हम लोग 1000 रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज का सम कर लें, तो इसका नेचर क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। आप सिंपल कहोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद इनके सबके मीन का सम और विद इनके सबके वेरिएंस का सम। ये हमारी क्या कहती है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यही होती है सेंट्रल लिमिट थ्योरम।
यही लॉजिक इसका कहने का है, यही तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अंडर वेरी जनरल कंडीशन, है ना। तो आगे क्या कह रहा है कि अब डिमाइवर्स ने भी इसको फॉर्म में दिया, डिमाइवर्स लाप्लास थ्योरम क्या कहता है, अगर हम ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ मेंशन नहीं किया गया, यहाँ बस कह दिया मीन म्यू है एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म लगभग मेंशन किया गया है कि एक, इसीलिए इसको पर्टिकुलर केस बना दिया गया है, क्योंकि अ पर्टिकुलर केस ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज डिमाइवर्स थ्योरम व्हिच स्टेट्स एज फॉलो कि xi हमारा 1 है विद प्रोबेबिलिटी p और xi हमारा 0 है विद प्रोबेबिलिटी q, ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी q, मतलब ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, ये क्या है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। बर्नौली रैंडम वेरिएबल इसी तरह डिफाइन होता है कि xi ले ले विद p प्रोबेबिलिटी 1, जैसे देखिए ना xi इज इक्वल टू स्मॉल x क्या हो जाएगा p के पावर x q के पावर 1 माइनस x, तो xi की वैल्यू आप 1 करो, 1 करोगे तो क्या आ जाएगा p, xi की वैल्यू 1 लेने की प्रोबेबिलिटी p, xi की वैल्यू 0 लेने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फिर इसी तरीके से q, तो इट इज नथिंग, इट इज अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ये बर्नौली रैंडम वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्नौली रैंडम वेरिएबल का सम क्या होगा, बाइनोमियल होगा, है ना, बर्नौली रैंडम वेरिएबल का सम क्या होगा, बाइनोमियल होगा, ठीक है। और बाइनोमियल फॉर लार्ज एन किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया है पिछले सेमेस्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो xi है बर्नौली रैंडम वेरिएबल, Sn हो गया बाइनोमियल, बाइनोमियल विद पैरामीटर np, ठीक है ना, विद पैरामीटर np, और अगर n लार्ज आएगा तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड करता है, यही होती है लार्ज, मतलब वही कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ, मतलब अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल टू नॉर्मल, ये होती है प्रॉपर्टी, ये भी हम असिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोल सकते हैं, असिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा या तो अलग से भी सीएलटी में भी मिल जाएगा, वो सीएलटी से ही प्रूफ होता है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम बर्नौली है, तो इनका सम अगर हम इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा, फाइनाइट टाइम्स करेंगे तो बाइनोमियल, इनफाइनाइट टाइम्स करेंगे तो नॉर्मल, ठीक है ना। जहां p बहुत स्मॉल क्वांटिटी थी, p ठीक ठाक है, अब यही अगर p बहुत छोटी क्वांटिटी होती, n बहुत बड़ी क्वांटिटी होती, इस तरीके से कि n और p हमारी फाइनाइट हो जाती, तो हम लोग बोलते कि जो समेशन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन चला जाता। तो बहुत सारा आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर हमारा xi फॉलो करता है बाइनोमियल, तो समेशन xi फॉलो बाइनोमियल p, तो समेशन xi फॉलो करेगा बर्नौली n p, और अगर n वेरी लार्ज है, p वेरी स्मॉल है, np फाइनाइट है, ठीक है ना, तो उस केस में जो xi होगा, उस केस में जो xi होगा वो बाइनोमियल ना होकर के पॉइसन हो जाएगा, बाइनोमियल np ना होकर के पॉइसन np हो जाएगा, ठीक है। और समेशन xi किसको फॉलो करेगा फॉर लार्ज n, ये नॉर्मल को फॉलो करेगा विद मीन np एंड वेरिएंस npq, आई थिंक यही होना, नहीं pq बाई n या फिर npq होना चाहिए, ये हम लोग प्रूफ कर लेंगे, वैसे ऐसी कोई म्यू सिग्मा स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिख देंगे, तो यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है कि क्या होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मान लेते अभी हमें नहीं पता है तो हम आते हैं इसको प्रूफ करते हैं। तो ये xi है हमारा, अब इसको हम लोग को प्रूफ करने का जो तरीका है, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, वो है MGF मेथड, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मेथड। अब याद रख लीजिएगा कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जिसको रामबाण बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है जनरेटिव फंक्शन मेथड, इसमें मोमेंट जनरेटिव फंक्शन, इसमें MGF आता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन आता है, PGF आता है, प्रोबेबिलिटी जनरेटिव फंक्शन आता है, कुमुलेंट आता है, ठीक है ना, ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, एनालिटिकल मेथड, फोर्थ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मेथड। ये चार मेथड है, इनके अलावा कोई होगा तभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ये चार मेथड जिनसे किसी भी रैंडम वेरिएबल का आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं,
बट इन सब में किसी न किसी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, किसी का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप निकाल नहीं सकते, किसी में एनालिटिकल मेथड अप्लाई नहीं कर सकते निकाल नहीं सकते, किसी का जनरेटिव फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो भी आप नहीं निकाल सकते, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सबसे ज्यादा जनरल फॉर्म में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो अब भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये है, तो जिससे जिससे जहां पे जो हो जाता है वहां पे हम वो कर लेते हैं। तो ऐड मतलब इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हो और एमजीएफ एग्जिस्ट करे और सम का निकालना हो तो एमजीएफ वाला मेथड सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए एमजीएफ मेथड अप्लाई करना चाहें, आप चाहो तो कोई और भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसका निकलेगा नहीं, इसलिए हम लोग वो निकल जाएगा मतलब एक क्लोज्ड फॉर्म नहीं आएगा, इसलिए वो करना यहाँ पे बेवकूफी है, ठीक है ना। सो गिवन दैट xi फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p, यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर p। तो इस केस में हेंस mxit is equal to expected value of e to the power txi, ठीक है ना, txi is equal to क्या हो जाएगा देखिए, अब e to the power अब दो जीरो ले रहा है तो विद प्रोबेबिलिटी xi की वैल्यू क्या हो रही है जीरो, विद प्रोबेबिलिटी q और 1 ले रहा है विद प्रोबेबिलिटी p। तो e टू द पावर 0 की वैल्यू 1 तो कितना आ जाएगा q प्लस p e टू द पावर t। ये mgf हो गया किसका, बर्नौली का, ठीक है। अब Sn का अगेन द mgf ऑफ Sn इज क्या हो जाएगा m ऑफ Sn t, लेक्चर लास्ट में बताया समेशन क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ i फ्रॉम 1 to n m xi t, और xi t यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन ओवर i फ्रॉम 1 to n, ठीक है, q प्लस p e टू द पावर t। अब इसको n बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा q प्लस p e टू द पावर t के पावर n। तो Sn किसको फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, विच इज द MGF of binomial variate। So we have Sn फॉलो कर रहा है बाइनोमियल NP को, ठीक है ना। ये भी Sn का डिस्ट्रीब्यूशन निकला है जब हमारा n फाइनाइट है, बट नाउ वी विल consider the distribution of Sn about the distribution of Sn. We will consider about the distribution of Sn when n is large, ठीक है ना, that is n is large। Since Sn follow binomial NP, तो उस केस में क्या हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn इज इक्वल टू NP
जिनको हम लोग म्यू नाम दे दे रहे हैं, एंड वेरिएंस ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन पी क्यू, जिसको हम लोग इसको नीचे ही लिख देते हैं, एंड वेरिएंस ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन पी वन माइनस पी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर नाम दे दे रहे हैं, यहां पे लिख दे रहे हैं से, एंड यहां पे लिख दे रहे हैं से। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो लेट, अब देखिए किसी भी रैंडम वेरिएबल को, ठीक है ना, किसी भी रैंडम वेरिएबल को प्रूफ करने के लिए कि वो नॉर्मल को फॉलो कर रहा है फॉर लार्ज एन, तो हम लोग उसे स्टैंडर्डाइज फॉर्म लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म भी ले सकते हैं, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, इसके एमजीएफ से हम लार्ज एन करें और बाइनोमियल का एमजीएफ बन जाए तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उस रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करने का मतलब होता है कि अगर वो रैंडम वेरिएबल हो उसमें से उसका मीन घटा दिया जाए और उसके वेरिएंस के स्क्वायर रूट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया जाए, तो ये जो रैंडम वेरिएबल होगा ये स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल होगा। और ये बाइनोमियल स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल है। अगर ये फॉर लार्ज एन नॉर्मल स्टैंडर्डाइज रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये भी नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर जाए। नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल 0 1 को, ये स्टैंडर्ड बाइनोमियल अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरफ कन्वर्ज कर जाए, मतलब इसका एमजीएफ इसके एमजीएफ की तरफ कन्वर्ज कर जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ लार्ज एन जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, एस एन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं कि हम लोग एक बात समझते हैं कि अगर किसी एक रैंडम वेरिएबल x का फॉर किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर वो एमजीएफ जो है रैंडम वेरिएबल x का किसी सिचुएशन में टेंड कर जाए रैंडम वेरिएबल y के तरफ, ठीक है ना, टेंड कर जाए, तो हम कहेंगे जो x का डिस्ट्रीब्यूशन है वो y के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। ये होती है प्रॉपर्टी कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं। एमजीएफ से भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से भी करते हैं। तो फॉर किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर x का एमजीएफ y के एमजीएफ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन y के डिस्ट्रीब्यूशन पे कन्वर्ज करेगा। ये एक सिचुएशन होती है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है कि हम इस रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज करेंगे। इससे फायदा क्या होता है कि मीन हमारा 0 हो जाता है, तो मीन वाले टर्म से हमें टैकल नहीं करना होता है, नहीं तो दो टर्म लेके चलने पड़ते हैं। तो स्टैंडर्डाइज कर दिए रैंडम वेरिएबल को, ठीक है ना। इस रैंडम वेरिएबल को हम लोग स्टैंडर्डाइज करें, सपोज कर लें कि z इज इक्वल टू एस एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में वेरिएंस ऑफ एस एन। अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि ये नॉर्मल 0 को फॉलो करे, कि नॉर्मल जो अगर x फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा होता है, ये नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर हम कहें कि ये जो एस एन है ये ठीक इसी तरह ट्रीट कर रहा है, मतलब कि अगर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एस एन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा इसी के डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में चेंज हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि एस एन जो है एक्स को कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल सिग्मा स्क्वायर है। इस तरीके से बोल सकते हैं कि एस एन विल कन्वर्ज टू एक्स, कोई ऐसा बोल रहा है एक्स जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, नॉर्मल इन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात समझ में आ रही है। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कन्वर्जेंस दिखाने के लिए उसका स्टैंडर्डाइज फॉर्म ले लेते ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। बिना स्टैंडर्डाइज फॉर्म भी लेके कर सकते हैं, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं ले रहा हूँ। अगर ये हमारा इस पे कन्वर्ज कर जाए तो हम लोग बोलेंगे कि एस एन हमारा इस पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि बाइनोमियल हमारा एन पे कन्वर्ज कर रहा है एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। यही बात यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करनी है, ठीक है। तो लेट z इज इक्वल टू एस एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अपॉन में वेरिएंस ऑफ एस एन, जिसको हम लोग यहाँ पे नाम दे दे उस हिसाब से बस लिख दे रहे हैं, बस आसानी के लिए, ताकि हम म्यू और सिग्मा में डील कर पाए, बार बार एनपी ना करना पड़े, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा, वेरिएंस ऑफ एस एन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर था, अब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब हमको इसी का एमजीएफ निकालना है और एन वाली कंडीशन लगानी है, एन वाली कंडीशन लगा के सॉल्व कर लेनी है। अभी इसकी बाद में वैल्यू रखेंगे। तो नाउ कंसीडर
एम जेड टी, इसका एम जित निकालते हैं तो एम जेड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जेड टी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर टी जेड, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, एस एन माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। यही आसानी के लिए करनी तो हमको फिर एनपी 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 करना पड़ता, ठीक है। और फिर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एस एन अपॉन में सिग्मा माइनस म्यू टी अपॉन में सिग्मा। अब देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल वाली क्वांटिटी है, ऐसा हमारा रैंडम वेरिएबल, और ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ रैंडम है, तो इस पर एक्सपेक्टेशन तो लगेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ये, तो ये टर्म बाहर हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस म्यू टी बाई सिग्मा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू द पावर t बाई सिग्मा एस एन, ठीक है, t बाई सिग्मा एस एन। और ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, t बाई सिग्मा एस एन, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको कैपिटल T अगर एक बार मानो, याद होगा ना आपको मैंने बताया था y इज इक्वल टू सी टी का क्या, सी एक्स का क्या हो जाएगा, एम एक्स सी टी हो जाएगा mgf। तो अगर देखा जाए तो एसएन का तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर, तो एसएन का mgf हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा था, है ना, एसएन का mgf हमारा इस तरह से बना था। तो एसएन में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे टी में हो जाता है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करें, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा है ना, अगर यहाँ टी के जगह पे टी बाई सिग्मा है ना, टी की जगह पे टी बाई सिग्मा है, तो इसको हम कैपिटल टी एक बार मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर कैपिटल टी एस एन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वेयर कैपिटल टी इज इक्वल टू टी बाई सिग्मा। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ ताकि वो बच्चों को आसान पड़ता है। तो इस केस में इसका mgf क्या हो जाएगा, m ऑफ टी एस एन इज इक्वल टू q प्लस पी ई टू द पावर टी के पावर n, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा q प्लस पी ई टू द पावर t बाई सिग्मा के पावर n, ठीक है। और यहाँ बाहर तो मल्टीप्लाई होगा ही ना, e टू द पावर माइनस म्यू टी बाई सिग्मा, ठीक है। सॉरी इसको हम पहले लिख ही लेते हैं, चलिए रामबाण तरीका यूज करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं आगे की ओर, फिर यहाँ पर लेते हैं e टू द पावर माइनस म्यू टी बाई सिग्मा, e टू द पावर माइनस म्यू टी बाई सिग्मा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे भी सेम काम करते हैं, e टू द पावर माइनस म्यू टी बाई सिग्मा e टू द पावर माइनस म्यू टी बाई सिग्मा। ये ऐसे हमारे यहाँ पर आ गया। अब हमें यहाँ पे बस सारी वैल्यूज को रखनी होगी, उसके बाद सारा काम करना होगा। आइए अब इस म्यूटी की वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे हम लोग, सिग्मा की वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, m ऑफ जेड टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस म्यू कितना था एन पी, फिर हो जाएगा टी अपॉन में सिग्मा स्क्वायर रूट में, ऐसे कर लेते हैं एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना, ई एक्स पी लिख देते हैं ना, म्यूटी क्या है एन पी टी हो जाएगा अपॉन में सिग्मा अंडर रूट में क्या हो जाएगा एन पी वन माइनस पी, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर q प्लस p एक्सपोनेंशियल में, ठीक है ना, q प्लस p एक्सपोनेंशियल में, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा।
एन पी टी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एन पी वन माइनस पी, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ पे अब देखिए ऐसे अच्छे से अपीयर होगा ना, यहाँ पे भी पी नहीं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना पड़ता, हो जाता। यहाँ पे कितना था, पी टी बाई सिग्मा, टी बाई स्क्वायर रूट में एन पी वन माइनस पी, ठीक है, और होल टू द पावर एन। ये इतनी बात आप लोग को हमें लगता है कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ यहाँ भी क्यू कर लेते ना, क्योंकि यहाँ क्यू लिख दिया हूँ तो मुझे क्यू ही करना पड़ेगा यहाँ पे, क्यू, ठीक है, फिर वन माइनस पी कर लेंगे हम लोग। अब देखिए यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू होल टू द पावर एन कर सकते हैं, तो ही एन पी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू प्लस पी ई टू द पावर टी अंडर रूट में एन पी क्यू, यहां भी क्यू कर लेते हैं हम लोग, बाद में वन माइनस पी करेंगे, क्यू और होल टू द पावर एन। तो यहां से कितना हो जाएगा देखिए, यहां से हो जाएगा क्यू ई टू द पावर माइनस पी टी अपॉन में एन पी क्यू, ठीक है, फिर प्लस पी ई टू द पावर, ठीक है, अब देखिए ये भी डिवाइड में एन पी क्यू है, यहाँ भी डिवाइड में एन पी क्यू है, तो हम लिख सकते हैं टी ब्रैकेट में वन माइनस पी होल डिवाइडेड बाई एन पी क्यू होल टू द पावर एन। इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये ऐसे आ गया क्योंकि पावर में दोनों सेम है, और इस टर्म का फिर इधर मल्टीप्लाई किया तो p इंटू ई टू द पावर पी टी है, यहाँ प्लस टी है, तो t कॉमन के लिए वन माइनस पी, और ये डिवाइड में तो दोनों सेम है, और यही क्या हो जाएगा, ये भी q हो जाएगा, है ना, तो q ई टू द पावर माइनस पी टी और होल डिवाइडेड बाई एन पी क्यू और प्लस पी ई टू द पावर टी क्यू और होल डिवाइडेड बाई एन पी क्यू होल टू द पावर एन, ठीक है ना, सॉरी ये क्यू तो हमारा अंदर ही रहेगा ना, ठीक है, ये ऐसे। अब हम इसको एक्सपेंड अभी करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, q e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एन पी क्यू, ठीक है, फिर प्लस एंड सो ऑन, और फिर यहाँ p क्या हो जाएगा अंदर, वन प्लस टी क्यू अपॉन में एन पी क्यू, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में एन पी क्यू प्लस एंड सो ऑन होल टू द पावर एन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, ये हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, q माइनस पी क्यू टी, डिवाइड बस मत कर, ऐसे काट मत दीजिएगा, अभी वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू की वैल्यू तो वन अपॉन टू हो जाएगी, q पी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में एन पी क्यू, ठीक है, फिर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, फिर एंड सो ऑन, फिर प्लस p
प्लस टी क्यू पी अपॉन में एन पी क्यू, ठीक है, फिर प्लस टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी अपॉन में एन पी क्यू प्लस एन सो ऑन होल टू द पावर एन। अब यहां से देखिएगा, ये देखिए टी क्यू पी अपॉन में टी पी क्यू अपॉन में एन पी टी, एन पी क्यू यहां होगा, सॉरी यहां एन पी क्यू होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर इन दोनों को यहां भी फैक्टोरियल 2 होगा 1 अपॉन में 2, ठीक है ना, यहां भी 2 होगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान से इन दोनों को हम लोग साथ में अब लेके चलेंगे, है ना। अब देखिए एक क्यू यहां से कैंसिल हो जाएगा और एक पी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू पी टी अपॉन में एन क्यू, ठीक है, एक क्यू यहां से भी कैंसिल हो जाएगा और यहां से भी एक पी और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, और सारे फिर आगे जो ऑड वाले टर्म है वो सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये उसके बाद 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 वाला टर्म यहाँ पे भी, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 वाला टर्म यहाँ पे भी, वो भी कैंसिल होता जाएगा, और जो रहेगा मतलब वो अप्रोक्सीमेटली बहुत 0 छोटे छोटे वैल्यू होंगे, है ना। तो अब इसके बाद ये Q और ये P इन दोनों को हम साथ में लेंगे, है ना, Q प्लस P एक साथ हो गए, है ना, और फिर ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर बाई एन, 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर बाई एन, अंदर हो जाएगा Q, देखिए ये Q बचा है, सॉरी अंदर हो जाएगा P, P बचेगा यहां से P बचेगा, ठीक है। और यहां से क्या बचेगा, यहां से Q बचेगा, ठीक है ना, यहां से Q बचेगा, ये हो जाएगा Q फिर प्लस एंड सो ऑन होल टू द पावर n, यही ऐसा बचेगा टर्म, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2n और प्लस, ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसको ऐसे नाम देते हैं o टू द पावर o, मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस n टू द पावर 3/2 टाइप के टर्म है, जिसपे हम लोग n की वैल्यू लार्ज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन n के पावर 3/2 रहेंगे, ये ऐसे वाले टर्म है ये, ठीक है ना। इसके साथ क्योंकि देखिए कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पावर भी नहीं था, यहाँ पे 0 पावर था, यहाँ पे आधा था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, मतलब देखो 0 1/2 फिर 1 प्लस 1/2, यहाँ सॉरी 0 1/2 फिर 1/2 प्लस 1/2 फिर फिर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, मतलब सब में आधा आधा पावर ऐड हो रहा है ना। आधा पावर मतलब 1/2 में आधा जोड़े तो 1 आ गया, 1 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा, फिर उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो मतलब 2 हो जाएगा, ऐसे आगे आते जाएंगे, ठीक है ना। पर वो वैल्यूज हमारे सारे बहुत स्मॉल क्वांटिटी के होंगे, तो वो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हमको असिम्प्टोटिकली नॉर्मल का फॉर्म बनाना है अभी, ठीक है। ये क्या है, एम जेड टी है, ये क्या है, एम जेड टी है, लिख सकते हैं वेयर ओ एन टू द पावर -3/2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट टर्म टर्म involving n to the power 3/2 और हायर पावर ऑफ n, ठीक है ना। इससे ज्यादा पावर यहां पे कर रहा है इन डिनोमिनेटर
डिनोमिनेटर, वो लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है वहां पे उसको ज्यादा, क्योंकि जैसे ही हम n टेंस टू इनफाइनाइट लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में ज्यादा टर्म रहेगा तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म इसलिए, ये n बढ़ाएंगे तो तुरंत कैंसिल होगा, लेकिन इसके आगे जो है 3/2 वाला जो टर्म है, इस n से अगर डिवाइड होगा तो 3/2 से अगर हम एक n डिवाइड करेंगे तो आधा n तो बचेगा ना, n की पावर 1/2 तो बचेगा ना, n की पावर 1/2 जो बचेगा उस पर हम n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो वो भी क्या करेगा, जीरो की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम पूरा लिख नहीं रहे। अब हम इस mzt को हम करते हैं सॉल्व, या फिर इसको एक और तरीका है टेकिंग लॉग, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो हम लॉग लेके सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे भी हो जाएगा, नहीं तो लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, आसानी से हो जाएगा। फिर लॉग आप लोग जानते हो कि नहीं, चलो ले लेते हैं, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, इससे आसान हो जाएगा ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। नहीं तो आप लोग वो लगा सकते हो फॉर्मूला 1 + x के पावर n, ये लगाओगे तो हो जाएगा 1, फिर प्लस NCx, फिर ऐसे बनेगा तो फिर अपने आप आ जाएगा। नहीं तो ये उतना दिमाग लगाने से बढ़िया है कि ऐसा करो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका log mzt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log 1 + t²/n, ठीक है, फिर प्लस ऑर्डर इंटू n टू द पावर -n, ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब क्या हो जाएगा n, अब देखिए log 1 + x इज इक्वल टू क्या होता है, अब ये 1 हो गया, ये बचा हुआ पूरा x हो गया, है ना, तो हो जाएगा x, ठीक है, ये हो गया x माइनस x²/2 मतलब t 1/2 1/2 t²/2n प्लस ऑर्डर, सॉरी यहाँ पे तो एक चीज छूट गया, ऑर्डर ऑफ n टू द पावर -3/2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये n टू द पावर होगा, है ना, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t²/2, फिर प्लस यहाँ पे, अब देखिए ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n टू द पावर -1/2, क्योंकि एक n यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये सारे टर्म क्या है, ये कुछ इस टाइप के हैं कि कोई नंबर है और इसके पावर n √n, n की पावर 1 मतलब 3/2 कहने का मतलब कुछ इस टाइप का टर्म है, n होगा, इसके आगे का जो टर्म होगा वो हो जाएगा n² हो जाएगा, इस तरह के टर्म ऐसे हैं। अब इससे जब n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक n यहाँ से कैंसिल, एक n यहाँ से कैंसिल, और इनफाइनाइट करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे हमारे हो जाएगा ये, ठीक है ना। और फिर टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log ऑफ mzt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e टू द पावर, अरे सॉरी t²/2 आ जाएगा, या फिर अगर हम एंटी लॉग ले लेंगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट mzt इज इक्वल टू e टू द पावर t²/2 which is the MGF of normal 0 1 random variable, that is a standard normal distribution का है, ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड बाइनोमियल फॉर लार्ज एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरफ हमारा कन्वर्ज कर गया, ठीक है ना, दैट इज सो बाय यूनिकनेस थ्योरम, सो बाय यूनिकनेस थ्योरम z इज इक्वल टू Sn माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ Sn अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ Sn, जो कि हमारा क्या हो जाएगा Sn माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, ये फॉलो करता है
नॉर्मल 0 1 को एज n टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब कि Sn जो है फिर वो नॉर्मल को फॉलो करेगा। हेंस Sn इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn will follow normal with mean mu, जो हमारा म्यू डिफाइन था पहले, with mean mu and variance sigma square as n tends to infinite। यही है हमारी CLT, ठीक है ना, फॉर लार्ज एंड सम ऑफ IID सीक्वेंस, अरे सम ऑफ सीक्वेंस या फिर सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग को हमें उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। सेम तरीके से यहाँ पे भी है। अब अगला जो CLT है ये क्या है, लिंडबर्ग लेवी थ्योरम। इसमें भी कुछ नया चीज है, वो तो एक जनरलाइज फॉर्म पढ़े थे, ऊपर से फिर हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म पढ़े, अब एक दूसरा फॉर्म पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि इफ x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली, वहां पे आइडेंटिकल का केस नहीं था, यहाँ पे बस नया टर्म ऐड हो गया कि वो आइडेंटिकल हो जा रहा है। तो वहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इज इक्वल टू म्यू आई था, यहाँ पे सबका कांस्टेंट है जो कि म्यू 1 बोल रहे हैं। म्यू 1 मतलब कोई पर्टिकुलर नंबर, और वेरिएंस ऑफ xi क्या है, जो कि सिग्मा स्क्वायर 1 है, सिग्मा स्क्वायर 1 है, जो कि सबका सेम है, ठीक है ना। तो जब जनरल केस में फॉलो कर रहा है तो पर्टिकुलर केस में भी तो फॉलो करेगा। तो उस केस में Sn का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा विद मीन, क्या था उस केस में, विद मीन इज इक्वल टू समेशन म्यू आई था। अब इस म्यू आई को अगर हम म्यू 1 बोल देंगे और इसको n टाइम्स अगर हम सम करेंगे तो हो जाएगा n म्यू 1, और इस वेरिएंस को अगर हम समेशन जो सिग्मा आई स्क्वायर था इसको अगर हम सिग्मा 1 स्क्वायर बोल देंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, n सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, n सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो n सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा। रुक जाइए, इसको हम लोग व्हाइट कलर से कलर करके पहले सही करते हैं। n सिग्मा 1 स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, n म्यू 1 एंड n सिग्मा 1 स्क्वायर, ये फॉलो कर जाएगा। यही हमारी लिंडबर्ग लेवी थ्योरम कहती है। तो इसका पर्टिकुलर ऐसा जनरल फॉर्म तो भी हम लोग पीछे प्रूफ कर ही लिए हैं, है ना, ये बाइनोमियल केस में। तो सेम यहाँ पे भी वही चलेगा उसी तरीके से। हेयर वी मेक फॉलोइंग assumption कि वेरिएबल्स क्या है, IID होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वेरिएंस को एग्जिस्ट करने के लिए एक्सपेक्टेशन ऑफ xi को एग्जिस्ट करना चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखी गई है दूसरी, ठीक है। तो अब इसका भी अगर प्रूफ करना चाहें तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए वही काम करेंगे हम लोग, वही काम z में कन्वर्ट करेंगे ना। लेट, अब सबका अगर पैरामीटर अगर सेम है तो MGF भी तो सेम होगा, ठीक है ना। लेट M1 ऐसे कर लेते हैं सिंपल कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इज इक्वल टू xi माइनस म्यू 1, ठीक है, y इज इक्वल टू xi माइनस म्यू 1, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, पहले ऐसे समझ लीजिए कि लेट xi I from 1 to n be IID independent identically distributed random variables, so its MGF is क्या हो जाएगा, MXIT, its MGF क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं दिया हुआ है तो इसके MGF को तो हम लोग ऐसे ही बस समझ लेंगे कि its MGF is equal to, so its MGF is MXIT, MXIT, ठीक है, ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब इसका मीन रुक जाइए,
यहां से हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना था केवल, नहीं हो रहा है यार, चलिए ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वेयर लिख सकते हैं ऐसे ही, वेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू म्यू वन एंड वेरियंस ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वन, ये दिया हुआ था ना, हाँ ठीक है, आई फ्रॉम वन टू एन के लिए। अब इसका एमजीएफ हो जाएगा एम एक्स आई टी, ठीक। सो लेट z इज इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू वन अपॉन में सिग्मा वन, तो एम जेड टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, एम जेड टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये जेड आई नहीं, अभी तो हम लोग को केवल इसका करना है ना, इसको एक काम करते हैं, हाँ करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू वन, ये अभी करते हैं, इससे आसान पड़ेगा, एक चीज मीन जीरो करना था हमको ना, इसलिए लेट y इज इक्वल टू एक्स आई माइनस म्यू वन, ठीक है ना। तो हमारा उस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा, जीरो, एंड वेरिएंस ऑफ y तो हमारा वही हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर वन हो जाएगा उस केस, इसी केस में, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ठीक है उतना हम नहीं लिखने जाएंगे, जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का वही लिखना है, ठीक है ना। और एम वाई टी कितना हो जाएगा, या फिर एम वाई आई कर लेते हैं, एम वाई आई टी इस केस में कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी एक्स आई माइनस म्यू वन, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन प्लस ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स आई माइनस म्यू वन, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू एक्स आई माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो फिर आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस, अब देखिए टी अपॉन फैक्टोरियल वन, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई, ये एक्चुअल में क्या है वाई आई, इसका एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, फिर प्लस, फिर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे ही लिख दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर, जो कि है ये, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर, फिर ऑर्डर ऑफ टी स्क्वायर हमारा यहाँ पे उसके आगे जाएगा, ये जो टर्म आएगा ऑर्डर ऑफ टी क्यूब, नॉट ऑर्डर ऑफ टी स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ टी क्यूब, मतलब कि उसके आगे टी क्यूब या फिर उससे अधिक के पावर यहाँ पे हमारे आएंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू प्लस ऑर्डर ऑफ टी क्यूब यहाँ पे आएगा। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, वेयर order of t cube contains the term with t cube and higher power of t, ठीक है। अभी ये चीज हम लोगों ने प्रूफ की हुई है, ठीक।
अभी बस इतना काम किया है कि हमारा मीन 0 हो जाए, बस इसलिए काम चल रहा था। ठीक है ना। आप ये नहीं भी करते तो भी ये बता रहा हूँ कि ये सोचोगे सर ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है ना, मैं वो समझा दूंगा सिचुएशन। यहाँ पे बस हम लोग क्या करना था कि हम चाह रहे थे कि हम z इज इक्वल टू मानेंगे ना एक्स आई माइनस म्यू वन अपॉन में सिग्मा, तो एक्स आई माइनस म्यू वन को भी फिर हमको फिर से डील करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि उसको हम पहले ही डील कर लिए हैं, नहीं तो फिर हमको उसका भी टर्म लेके चलना पड़ता साथ साथ। तो हम क्या करेंगे कि एक्स आई माइनस म्यू इसको वाई आई मान लिए, तो फिर अब हम z इज इक्वल टू जो एक्स आई माइनस म्यू वन अपॉन में सिग्मा मानने वाले थे, मतलब एक्स मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, वो वाई आई के टर्म में आ जाएगा डायरेक्ट। ये आसानी के लिए केवल किया गया, आगे समझ में आ जाएगा आप लोग को। नाउ कंसीडर, नाउ देखिएगा समझ में आएगा। लेट z इज इक्वल टू एस एन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एस एन। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एस एन यहां पे देखिए दिया हुआ है आप लोग को कि ये जो एस एन है जिसका अब हम लोग मीन निकालेंगे, इस एस एन का जो मीन होगा वो क्या होगा, एन म्यू वन होगा। इस एस एन का जो हमारा मीन होगा वो एन म्यू वन होगा और वेरिएंस हो जाएगा एन सिग्मा वन स्क्वायर। बस हमको ये दिखाना है कि नॉर्मल को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn माइनस एन म्यू एन अपॉन में। ठीक है, अब वेरिएंस कितना है, वेरिएंस का तो हम लोग को नहीं पता है ना। हाँ, वेरिएंस तो वैसे पता है, यहाँ पे ये हो जाएगा एन सिग्मा वन स्क्वायर में स्क्वायर रूट में। ठीक है ना, ये है एक्चुअल में। और इसको फिर और क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस भी तो पता था, हम लोग एक्सपेक्टेशन लेंगे तो इसका वेरिएंस भी आ जाएगा, और एक्सपेक्टेशन लेंगे तो मीन आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स करेंगे तो हमारा वेरिएंस आ जाएगा जो कि एन सिग्मा वन स्क्वायर है। अब देखिए ये जो एन म्यू वन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन प्लस म्यू वन प्लस म्यू वन प्लस म्यू वन एन टाइम्स। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एक्स वन माइनस म्यू वन एक साथ, फिर प्लस प्लस एक्स टू माइनस म्यू वन, फिर प्लस एक्स एन माइनस म्यू वन अपॉन में। इसको डिफाइन क्या किया गया है, इसको क्या बोला गया, सिग्मा स्क्वायर बोला गया, एन सिग्मा वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर लिखा गया है ना। ठीक, बस यहाँ पे वही लिख दूंगा अभी, तो ये हो जाएगा सिग्मा केवल। ठीक है ना, एन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा है। ठीक है ना, इस हिसाब से कर दे रहे हैं, तो यानी कि अगर हम बोले तो z इज इक्वल टू एक्स वन माइनस म्यू वन अपॉन में सिग्मा, फिर प्लस x2 माइनस म्यू वन अपॉन में सिग्मा, फिर प्लस डॉट 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 एक्स एन माइनस म्यू वन अपॉन में सिग्मा, या फिर इसको z में z इज इक्वल टू बोल सकते हैं समेशन ओवर i फ्रॉम 1 टू n एक्स आई माइनस म्यू वन अपॉन में सिग्मा। ये हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये सम ऑफ बन गया ना। अब सम ऑफ बन गया तो m ऑफ, देखिए ध्यान से, zt इज इक्वल टू, ये सम ऑफ रैंडम वेरिएबल है तो क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, वो क्या हो जाएगा m ऑफ एक्स आई माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा इंटू टी। ठीक है, m ऑफ एक्स आई इंटू सिग्मा इंटू टी। अब ध्यान से देखिए तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये एक्स आई माइनस म्यू के साथ एक रैंडम वेरिएबल का मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ है, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं आई फ्रॉम 1 टू n m 1 बाई सिग्मा एक्स आई माइनस म्यू इंटू टी। ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ इस रैंडम वेरिएबल में, जिसको हम लोग वाई आई बोल रहे हैं साफ साफ। ये वही, यही तो वाई आई है, पीछे देखें, पीछे हमने यही वाई आई कहा था।
तो ये वाई आई बाई सिग्मा है, तो इसको लिख क्या सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर आई फ्रॉम 1 टू n, ठीक है ना। यहाँ पे ना वाई आई ही लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, आप लोग तुरंत समझ जाओगे इस चीज को, नहीं तो फील नहीं कर पाओगे। ये हो जाएगा वाई आई बाई सिग्मा इंटू टी, और फिर मल्टीप्लीकेशन ओवर आई फ्रॉम 1 टू n m ऑफ वाई आई इंटू टी बाई सिग्मा। सेम तरीके से अब m इंटू टी बाई सिग्मा आ रहा है, तो अब देखिए वाई आई का हम लोग mgf निकाले हैं जो कि ये बन रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, तो ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका अब सबका mgf तो सेम है, तो ये हो जाएगा क्योंकि अब IID रैंडम वेरिएबल है, तो m ऑफ वाई आई इंटू टी बाई सिग्मा होल टू द पावर n, बिकॉज, या फिर इतना ही क्या करना है, सबका mgf सेम है ना, तो सबके लिए तो हमको सब सेम मिलेगा, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर i फ्रॉम 1 टू n 1 प्लस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस ऑर्डर ऑफ टी क्यूब होल टू द पावर n, अरे सॉरी होल टू द पावर n अभी नहीं है, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको फिर हम लोग, अब देखिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ i है, अब इसी को n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 ऑर्डर ऑफ टी क्यूब होल टू द पावर, हमारा ये n हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा वही फॉर्म हमारा आ गया, हमारा वही फॉर्म आ गया, सॉरी ये टी स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे मिटाना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ टी क्यूब अपॉन में सिग्मा क्यूब, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और ये सिग्मा स्क्वायर, और फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 सिग्मा स्क्वायर को लिख सकते हैं n सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी तो हो जाएगा सिग्मा क्यूब, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ टी क्यूब अपॉन में n क्यूब इंटू सिग्मा 1 क्यूब, सिग्मा 1 के पावर 6 हो जाएगा ना, सिग्मा 1 के पावर 6, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर की पावर 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और होल टू द पावर n। अब फिर इसी को ओपन करेंगे, जैसे पीछे हम लोग mgf वाले केस में किए थे, नॉर्मल वाले केस में, तो इसी को जब ओपन करेंगे तो फिर हमारा ये क्या बन जाएगा, ये e टू द पावर टी स्क्वायर का केस हमारे यहाँ बन जाएगा, है ना, सॉरी हाँ e टू द पावर टी स्क्वायर का यहाँ पे हमारा फॉर्म बन जाएगा, देखिएगा mzt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, एम वाई टी मैंने कहीं गड़बड़, एम वाई टी मैंने क्या लिखा है, एम वाई टी इज इक्वल टू m1 टी बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा m1 टी बाई सिग्मा का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हमारा आ जाएगा टी अपॉन में रूट सिग्मा 1 हो जाएगा, ठीक है।
फिर हाँ, एक चीज यहाँ पे हम लोग को लिखना चाहिए था जो कि छूट गया, ये यही तो कह रहा हूँ, ये यहाँ पे छूट गया था। और ये हो जाएगा साथ में टी स्क्वायर, हाँ, फिर ऑर्डर ऑफ टी क्यूब सिग्मा 1 के पावर 6, ये था टी क्यूब सिग्मा 1 के पावर 6, ये छूट गया था। देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर में तो आएगा मल्टीप्लाई में, ये छूट गया था हमसे। और ये सिग्मा 1 के पावर 6 भी यहाँ पे आएगा। यही कह रहा हूँ कि ये चीज कहाँ गड़बड़ा रही है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। सिग्मा 1 के पावर 6, फिर तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका सिग्मा टी स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर, यहाँ भी सिग्मा 1 का स्क्वायर, यहाँ सिग्मा 1 के पावर 6, सिग्मा 1 के पावर 6, ठीक है। सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 1 के पावर 6, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे ये इससे कैंसिल, ठीक है। और फिर ये जाके फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका बनेगा यही 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 एन इंटू एन, फिर प्लस इसी को एक्सटेंड कर दे रहे हैं ना, या फिर इसको पहले ऐसे लिख देते हैं, प्लस ऑर्डर ऑफ, यहां से फिर इंडिपेंडेंट हो जाएगा टी क्यू अपॉन एन क्यूब, टी क्यू अपॉन में एन क्यूब होल टू द पावर एन, 1 प्लस एन एक्स, ये है ना 1 प्लस एक्स का होल, 1 प्लस एक्स के पावर एन, तो ये हो जाएगा एन एक्स, या फिर हम वही कह सकते हैं इसको उसी फॉर्म में, याद होगा जैसा कि मैंने कुमुलेंट के फॉर्म में किया था ना। फिर प्लस ये हमारा ऑर्डर ऑफ टी क्यूब अपॉन में एन स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आएगा, या फिर उससे ज्यादा, ठीक है ना। ये ऐसे सारे टर्म आएंगे, और हाँ, ऐसे सारे टर्म आपके आ जाएंगे, या फिर ऐसे, हाँ ठीक है, चलिए करते हैं 1 प्लस ऐसे, फिर टी क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 एन स्क्वायर, ठीक है, फैक्टोरियल 3 नहीं फैक्टोरियल 2, चलिए इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ही लॉग लॉग लेते हैं ना, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो फिर आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा, अब देखिए इससे आसान पड़ जाता है, लॉग ऐसे करना मुझे ज्यादा पसंद है, टी स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा टी क्यू अपॉन में एन क्यूब, ठीक है। और फिर लिमिट ले लेंगे, पहले पहले एक्सटेंड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2n माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस ये ऑर्डर ऑफ टी क्यूब अपॉन में एन क्यूब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब 1/2, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस ऑर्डर ऑफ टी क्यूब अपॉन में एन क्यूब का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इस n का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे कितना देखिए ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, तो जो बचेगा एन स्क्वायर के फॉर्म में बचेगा, ठीक है ना, एन के स्क्वायर के फॉर्म में, तो ऑर्डर ऑफ टी क्यूब अपॉन में एन स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है ना, और फिर एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसे कर देंगे बस, ठीक है। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट mzt log mzt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, विच इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट mzt is equal to e to the power t square by 2, so we can say that
z इज इक्वल टू एस एन माइनस एन म्यू वन अपॉन में जो सिग्मा था ये फॉलो किसको कर रहा है, नॉर्मल जीरो को फॉलो कर रहा है, बाय यूनिकनेस थ्योरम ऑफ mg फुल ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हमारी इसी तरीके से देखिए डिटेल्ड लेक्चर होती है उस पे, यहाँ पे भी डिटेल्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, तो हम लोग की मतलब ऐप पे भी डिटेल लेक्चर होती है सारे टॉपिक्स की, जिसमें हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम नवोदय बैच के थ्रू चलाते हैं, जिसकी ऑफर प्राइस मात्र 1250 रुपए। यहाँ पे तो केवल आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वहाँ पे 4 के 4 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो मात्र इतनी फीस में। इसके फीचर्स क्या है कि ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस मिलते हैं आपको, लाइव डाउट क्लास मिलती है, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलती है, पीवाईक्यू कराए जाते हैं, वन शॉट रिवीजन भी रहती है, जिसकी वैलिडिटी आपकी 3 मंथ की है, और अरे 11 टिल एग्जाम है और ड्यूरेशन 3 मंथ की है। आप इस फीस को भी और कम कर सकते हो यूजिंग दिस कोड DNS20, जिससे आपका ये 1000 का ये कोर्स हो जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 में आप 4 सब्जेक्ट पढ़, मतलब 250 रुपये पर सब्जेक्ट आप आराम से पूरे डिटेल्ड फॉर्म में 8 की 8 यूनिट को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा, बहुत ही सस्ता, इससे सस्ता मुझे लगता है कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप देख लो कि 8 यूनिट है, 8 चौक 32, 32 यूनिट को आप मात्र 1000 में पढ़ रहे हो, अब इससे सस्ता क्या ही चाहिए। ठीक है ना, तो आप लगभग समझ सकते हैं कि 3 रुपए में आप यूनिट पढ़ रहे हो। ठीक है, 3 रुपए में आप लगभग 3 रुपए, हाँ 3 ही रुपए में एक यूनिट आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डिस्कस करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और स्टडी मटेरियल को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ज्वाइन करिए और डिटेल में पढ़िए और अच्छे से, है ना, टॉपिक को। अब इसके एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेंटर लिमिट थ्योरम, ये दोनों चीजें आप लोगों ने देख ली होगी। अब एप्लीकेशंस क्या है सीएलटी के, सीएलटी के लिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज सीएलटी, पूछ लेता है कि डिफाइन सीएलटी या फिर डिफाइन लेंबर-लेवी नियम थ्योरम, या फिर अलग अलग फॉर्म के सीएलटी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उसको प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है। स्पेशली पीक्यू वाला जो मैंने आपको दिखाया था वो प्रूफ करने के लिए भी दे सकते हैं। या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएंगे तो उनसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यही कि x1 x2 xn फॉलो कर रहा है किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन और सम ऑफ रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट अगर हम करेंगे तो किसको फॉलो करेगा, इसका मीन क्या होगा, वेरियंस क्या होगा, आप डिफाइन मतलब वो क्या होगा वो बस आप पूछ सकते हैं आपसे। जैसे यही इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा सकता है कि x1 x2 xn आर आईआईडी रैंडम वेरिएबल जो कि बायनोमियल आरपी को फॉलो कर रहा है, तो एसएन किसको फॉलो करेगा, ये सिंपल सा आपको दिख रहा है, ये भी बायनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा फॉर लार्ज एन। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे देन ये ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एसएन क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, expected value of Sn is equal to summation of I from 1 to n expected value of xi, जो कितना है rp हो जाएगा यहाँ पे बायनोमियल, यहाँ पे n होता तो np हो जाता है, तो यहाँ पे I from 1 to n rp, अब इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो हो जाएगा nrp, और वेरिएंस ऑफ Sn क्या हो जाएगा, समेशन ओवर I from 1 to n वेरिएंस ऑफ xi, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, I फ्रॉम 1 to n, ये क्या होता है आर पी क्यू, तो ये हो जाएगा एन आर पी क्यू, ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू सेंटर लिमिट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सीएलटी हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सीएलटी, सो हमको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना इसका, अकॉर्डिंग टू CLT, अकॉर्डिंग टू CLT अगर हमारी n की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो प्रोबेबिलिटी दैट कोई हम लोग नंबर ले रहे हैं आर्बिट्रेरी नंबर a लेस देन Sn माइनस nrp अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ nrp q लेसर इक्वल टू b, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये टर्म किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है फॉर लार्ज एन, तो ये क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से ये सॉल्व होगा, ये पूरा z बन जाएगा ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट ये हो जाएगा a लेस देन z लेस देन b, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल फाई b माइनस कैपिटल
phi a डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये कैपिटल फाई से इसे डिनोट करते हैं जहां पे आपका p का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। यही CLT का फायदा है, बिना सोचे समझे निकाल लिए, ठीक है। नहीं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता फिर कैसे करते हैं, है ना। फिर ये क्या है, इफ yn इज बाइनोमियल वेरिएट विद पैरामीटर n एंड p, तो y माइनस np इज इक्वल टू ये। देखिए सेम चीज मैंने प्रूफ की है, पीछे एकदम सेम चीज है ना, सेम चीज है, बस यहाँ पे np कर लिए, n की वैल्यू लार्ज कर लीजिए, सेम चीज हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप सेम तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, सेम एज प्रीवियस। है क्या ये yn है, yn इज समेशन, ठीक है ना। और इसको चलिए पहले बना ही लेते हैं, सेम एज प्रीवियस, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। देखिए yn अगर हमारा फॉलो करा है, सिंस yn फॉलो बाइनोमियल np, तो मतलब कोई एक ऐसा xn होगा, ठीक है ना। सो वी हैव एक्स आईज, अभी बाइनोमियल था तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली में कन्वर्ट करेंगे। सो वी हैव एक्स आई सच दैट yn इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, वेयर ईच xi फॉलो बर्नौली p। तभी ना इनका समेशन बाइनोमियल को फॉलो करता है, समेशन ऑफ बर्नौली इज बाइनोमियल, मतलब हर एक रैंडम वेरिएबल जो xi है ये बर्नौली फॉलो करेगा, ठीक है ना। वी हैव इंडिपेंडेंट xi's, ठीक है, इंडिपेंडेंट xi हमारे पास होंगे, ठीक है। तो हम यहां पे फिर क्या कर लेंगे, सो वी हैव बाय CLT, इसको फिर हमने प्रूफ ही किया है, पहला थ्योरम था यही, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा विद PQ वाला, ठीक है ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, a लेसर इक्वल टू y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yn अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ yn, जो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a लेसर इक्वल टू yn माइनस np अपॉन में np q लेसर इक्वल टू b, ठीक है। ठीक है, चलिए ये फिर से लिख दे रहे हैं, हाँ yn माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ yn अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ yn लेसर इक्वल टू b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट, सॉरी, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट
ए लेस आर इक्वल टू वाई एन माइनस एन पी, ठीक है, वाई एन माइनस एन पी स्क्वायर रूट में एन पी क्यू लेस आर इक्वल टू बी इज इक्वल टू फाइव बी माइनस फाइव ए। ठीक है, ये हमारा यहां से हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी प्रूफ हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ से वाई एन डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइसन, देन हमारा क्या हो जाएगा, हमको ये प्रूफ करना है कि लिमिट वाई, ये कर लेंगे आप ऐसे आसान सा, ये आसान सा है बेटा, जैसे यहाँ बाइनोमियल मैंने बाइनोमियल को बर्नौली बनाया, वहां पे भी हमको एक ऐसा एक्स आई फॉलो करेगा, एक ऐसा एक्स आई फॉलो करेंगे कि लेट एक्स आई फॉलो पॉइसन वन, देन वाई एन इज इक्वल टू समेशन एक्स आई फॉलो करेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन को, और एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिकल का फॉर्म भी बन जाए, सबका मीन एक है, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो फिर वाई एन हमारा किसको फॉलो कर जाएगा, पॉइसन एन को, तो पॉइसन एन को फॉलो करेगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हमारा वाई क्या हो जाएगा, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एन क्या हो जाएगा, हो जाएगा समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, जो कि खुद हमारा एन आ जाएगा। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट अगर आप करोगे, प्रोबेबिलिटी दैट वाई एन लेस आर इक्वल टू एन, और वे इसका वेरिएंस भी वही होता है, वेरिएंस ऑफ वाई एन, मीन वेरिएंस दोनों सेम होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, प्रोबेबिलिटी दैट वाई एन माइनस एन अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एन लेस आर इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा, z बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस आर इक्वल टू 1/2। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 में, यहाँ 0 होता है तो इधर की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है कि ये सिमेट्रिक होती है। और इसी को ही हम लोग इस फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं कि मतलब जी के 0 से लेकर के n तक हमारा 1/2 होता है अगर हमारी n की वैल्यू बड़ी हो। सीधी सी बात है, लार्ज n के लिए हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड करेगा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड करेगा तो उसके मीन तक, मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेके मीन तक के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, मतलब एक पे होती है। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाएगी, इसको भी डिटेल में आप कर लीजिएगा जैसे यहाँ पे मैंने सारा किया हुआ है। आई थिंक आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। अब हमारा जो यही है कि बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बीकॉम क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, मात्र 1250 रुपए ऑफर प्राइस इस समय चल रहा है। कोर्स फीचर क्या है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, लाइव डाउट क्लास है, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स है, पीवाईक्यू कराया जाता है, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज आपको कराया जाता है। ये नवोदय बैच के थ्रू चल रहा है, जिसकी मतलब मात्र 1250 रुपए में आपको कोर्स की ड्यूरेशन जो 3 मंथ की है और वैलिडिटी आपके टिल एग्जाम है। अगर आप DNS20 या कूपन कोड लगाएंगे तो ये 1250 भी और कम हो जाएंगे, जिसमें 4 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो 1000 में। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, और हमारे प्ले स्टोर से ये DNS एजुकेयर ऐप इंस्टॉल करके स्टडी मटेरियल सेक्शन से आप स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। और इस नॉमिनल से फीस में आप 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो और एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे आपको सारे लेक्चर, सारे टॉपिक के लेक्चर नहीं मिलेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थी मैंने कुछ हद तक इम्पोर्टेंट किया, जो अच्छी टॉपिक थी उसके मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किया, लेकिन और डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने एग्जाम को और सुगमता पूर्वक अच्छा करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर, तब तक के लिए जय हिंद।